आता मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ राष्ट्रपति की पावर्स, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। देखिए इसमें हम लोग सारी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो आगे आने वाले चैप्टर्स में भी आएंगी। जैसे इसमें मैं एक छोटा सा चार्ट बना के आपको बता देता हूँ, फटाफट से बनाइएगा। सबसे पहली होती है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, प्रशासनिक शक्ति। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति आर्टिकल 77 में 77 के तहत सारे काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। उसके बाद में कुछ अपॉइंटमेंट्स होते हैं जो राष्ट्रपति करता है, वो अपॉइंटमेंट्स भी इसी के तहत आएंगे, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति। उसके बाद में आपका यूनियन टेरिटरी के, जैसे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति, दिल्ली के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। उसके बाद में CAG कैग की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, SC आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति, ST आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति, किसी भी बैकवर्ड कमीशन के चेयरमैन की नियुक्ति, या अदर बैकवर्ड कमीशन आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति, या आप कह सकते हो कि विशेष अधिकारी, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति। इस तरीके से कई सारी अपॉइंटमेंट्स भारत का राष्ट्रपति करता है। तो ये आप मेरे नोट्स में से या आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा, उससे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आती है एडमिनिस्ट्रेटिव के बाद में लेजिस्लेटिव पावर्स, विधायी शक्तियाँ। ये मैं आपको भी बता तो दूं, मगर आपको याद करना पड़ जाएगा क्योंकि हम डिस्कस करेंगे जब पार्लियामेंट, तो वहाँ पे हम इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, विधायी शक्तियाँ। उसके बाद आती हैं वित्तीय शक्तियाँ, कि उसके पास फाइनेंशियल पावर्स कौन कौन सी, जैसे बजट वो रखवाता है, उसकी परमिशन के बगैर कोई भी ग्रांट नहीं ली जा सकती, तो वो हो जाएंगी वित्तीय शक्तियाँ। ये भी पार्लियामेंट चैप्टर में डिस्कस होंगी। उसके बाद नेक्स्ट आती है डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर का मतलब होता है कि वो भारत के जो राजदूत हैं दूसरे देश के जो भारत में आ रहे हैं, उनका स्वागत करता है, डिप्लोमेटिक पावर। उसके बाद आती है मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर का मतलब सैन्य शक्तियाँ। आप जानते ही हो कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। ये तीनों सेनाओं का जो प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ये प्रावधान हमने अमेरिका से लिया था, क्योंकि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है आर्म्ड फोर्सेस का। भारत का राष्ट्रपति भी आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होता है। याद रखिएगा इसको, भारत का राष्ट्रपति आर्म्ड फोर्सेस का, सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है, तीनों का, एयरफोर्स का भी होता है, नेवी का भी होता है, आर्मी का भी होता है। ये हो गई आपकी मिलिट्री पावर्स। उसके बाद में फिर आपकी इमरजेंसी पावर आती है कि राष्ट्रपति ही इमरजेंसी लगाता है। इसके ऊपर अलग से पूरा चैप्टर है, 352, 356, 360, उसमें हम लोग बात करेंगे। तो ये वो शक्तियां हो गई जो हमें ज़्यादा जिस पे एम्फेसिस नहीं डालनी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सारी कवर होंगी। मैं एक जगह पे कवर करना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि फिर आपको रटना पड़ेगा। हम जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो ये और ये दोनों डिस्कस हो जाएंगी। डिप्लोमेटिक में तो कुछ है ही नहीं, उसमें तो खाली बता दिया मैंने आपको कि जो भारत में एम्बेसी बनी हुई हैं अलग अलग देशों की, उनके जो डिप्लोमेट्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं, उनका वो वेलकम करता है। तो ये तो एक तरीके से खत्म ही हो गई। मिलिट्री पावर के बारे में भी केवल एक चीज आपको याद रखनी है, जो मैंने भी बताया कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है और वॉर की घोषणा मंत्रिपरिषद करती है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है कि वॉर की घोषणा कर दो या वॉर की समाप्ति की घोषणा कर दो। तो राष्ट्रपति क्या करता है, वॉर की घोषणा करता है, वॉर की समाप्ति की घोषणा करता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कहा गया है। तो ये भी आपकी मिलिट्री पावर यहाँ से कवर, यानी ये दो कवर हो चुकी हैं। ये और ये आपकी पार्लियामेंट में डिटेल में कवर हो जाएंगी, ये इमरजेंसी चैप्टर में कवर हो जाएंगी। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मैंने आपको बता दिया है कि कुछ अपॉइंटमेंट हैं, उनके अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है, वो अपॉइंटमेंट आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद में